Good afternoon, everyone. This is Ritesh Shinade from the Department of Electronics and Communication Engineering. And today our topic of our subject of interest is digital communication system. It's 27th of January 2022, and today we will continue with the topic of data communication. So let's start. Okay. बाकी सब कहाँ है? जल्दी ज्वाइन करने बोलो सभी को। Yes, ma'am. ओके, बस दो ही जन, बाकी सब कहाँ गया? ज्वाइन नहीं किया अभी तक। तो ग्रुप में लिखते हैं। Okay, so लास्ट डे का जो टॉपिक था वो था हम लोग का डेटा मॉड्यूलेशन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है या फिर वर्किंग जो है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा लास्ट क्लास। तो अगर डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में जो भी डिस्कशन हुआ था थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं, क्योंकि उसका ट्रांसमीटर पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे और आज फिर हम लोग उसका आगे बढ़ेंगे और रिसीवर पार्ट में क्या होता है या फिर कैसे डेल्टा मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके डेल्टा मॉड्यूलेटेड वेव से रिकंस्ट्रक्ट करके कैसे मैसेज सिग्नल को हम लोग पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो इन द डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या है? डेल्टा मॉड्यूलेशन बेसिकली एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन का ही एक टाइप है, जिसपे हम लोग क्या देखते थे इन द पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोगों ने देखा कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में बेसिकली जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है और मेरा कैरियर सिग्नल होता है, क्योंकि कोई भी टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन होने के लिए या फिर कोई भी टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन के लिए बेसिकली क्या है कि दो टाइप ऑफ सिग्नल्स का हम लोग को जरूरत पड़ता है। एक है मेरा मैसेज सिग्नल, जिसमें क्या होता है कि मेन मैसेज इंफॉर्मेशन का जो कंटेंट है वो उसमें रहता है, और दूसरा हो जाता है मेरा कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या करता है? कैरियर सिग्नल, क्योंकि मैसेज सिग्नल जो है मेरा वो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होने के कारण कैरियर सिग्नल जो होता है, कैरियर सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और वो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या करता है? लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराने में मदद करता है। ठीक है। और हम लोगों को ये भी पता है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है, जो कि मेरा मैसेज सिग्नल होता है, और इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्सिंग करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसको हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है।
तो इसीलिए क्या है जो पीसीएम है और डिपेंडिंग ऑन द नेचर या फिर डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल मींस जो मेरा सिग्नल है, ये जो दोनों टाइप ऑफ सिग्नल मेरा यूज हो रहा है ये दोनों टाइप ऑफ सिग्नल मेरा एनालॉग सिग्नल है या फिर डिजिटल सिग्नल है, इसी के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग जो मॉड्यूलेशन है, अलग अलग जो मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है वो ग्रो होता है। और इसी के हिसाब से अब हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन का टेक्निक सीखते हैं या फिर पीसीएम का जो टेक्निक देखते हैं, उस टेक्निक में हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा जो मैसेज सिग्नल है एज वेल एज जो मेरा कैरियर सिग्नल है, ये दोनों टाइप ऑफ जो सिग्नल है, दोनों टाइप ऑफ सिग्नल क्या है, मेरा डिजिटल सिग्नल है या फिर डिस्क्रीट सिग्नल है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप ऑफ सिग्नल मेरा डिस्क्रीट सिग्नल होने से ये इस टाइप ऑफ सिग्नल को, ये मतलब इस टाइप ऑफ जो मॉड्यूलेशन है इसको हम लोग बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में और जो चीज के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है या फिर कॉन्सेंट्रेट करना है वो ये है कि जो मेरा पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में ऑल्दो हम लोग बोलते हैं कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल मेरा क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल है या फिर डिजिटल सिग्नल है, बट इन नेचर जो भी सिग्नल जनरेट होता है नेचुरली वो सिग्नल क्या होता है, मेरा एनालॉग सिग्नल होता है। तो इसीलिए जब इन केस ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जब हम लोग को जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल को हम लोग को जो डिजिटल सिग्नल का जरूरत पड़ता है, इसी के कारण से हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए दो प्रोसेसेस के थ्रू सिग्नल को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसमें पहला है मेरा सैम्पलिंग और दूसरा है मेरा क्वांटाइजेशन। तो सैम्पलिंग में हम लोग ऑब्वियसली क्या करते हैं कि उसको एक सर्टेन टाइम इंटरवल में वो अलग अलग सैंपल में उसका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है उसको हम लोग लेते हैं, और इस केस ऑफ क्वांटाइजेशन हम लोग जो हर एक सैंपल है उस हर एक सैंपल का वैल्यू को हम लोग एक स्पेसिफाइड लेबल देते हैं, और कोई अगर सैंपल ऐसा कुछ है जिसका जो सैंपल का वैल्यू है वो कोई पर्टिकुलर लेवल में नहीं आता है, तो जो उसका नियर बाय लेवल होता है उस नियर बाय लेवल में हम लोग क्या करते हैं, उस सिग्नल को डिफाइन करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली उसको उसी लेवल में डिफाइन करते हैं, और ड्यू टू दिस क्वांटाइजेशन जस्ट या फिर ड्यू टू दिस अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस जितने भी एरर्स जनरेट होते हैं सिग्नल में या फिर जिस अमाउंट ऑफ एरर्स जनरेट होता है सिग्नल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। ठीक है, अब और पीसीएम में और एक चीज हम लोग क्या करते हैं, इन केस ऑफ पीसीएम वी यूज टू, अब इसके बाद क्या हुआ, मेरा जो सिग्नल है वो मेरा एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये अब एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसका मॉड्यूलेशन करना है। तो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करने के लिए या फिर कोडिंग करने के लिए, क्योंकि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि इसमें एक क्या बोलेंगे, जो मेरा सिग्नल होता है उसको हम लोग एक कोडेड सिग्नल में ट्रांसलेट कर देते हैं, एक कोड वर्ड जनरेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो सिग्नल लेते हैं उसके बाद डिस्क्रीट सिग्नल में या फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग एक एनकोडर के थ्रू पास कराते हैं। जो एनकोडर क्या करता है, उसको एक कोड वर्ड में जनरेट करता है और उसके बाद पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर में देते हैं, क्योंकि हर एक कोड वर्ड के लिए, क्योंकि वहां पे हर एक बिट के लिए एक क्या बोलेंगे कोड वर्ड जनरेट होता है, तो उससे क्या होता है, बैंडविड्थ का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण हम लोग उसको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर में डालते हैं। तो ये जो बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है कि अगर पीसीएम, नॉर्मल पीसीएम का जो कॉन्सेप्ट है, उस नॉर्मल पीसीएम का कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग एक सिग्नल को अगर एनकोड करते हैं, मेरा कोई भी मैसेज को अगर हम लोग एनकोड करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है कि बहुत बड़ा एक बैंडविड्थ का जरूरत पड़ता है उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो मेरा
ये जो मेरा बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ एक लिमिटेड रिसोर्स है फॉर अस। तो इस लिमिटेड रिसोर्स को ऑब्वियसली हम लोग को बहुत यूजफुल वे में यूज करना चाहिए, सो दैट इसका कोई बर्बादी ना हो। तो टू क्या बोलेंगे, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में मेरा क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर कोडवर्ड के लिए वो खाली, या फिर हर एक सैंपल के लिए खाली एक ही कोडवर्ड ये बिट जनरेट करता है, और जिसमें क्या है कि प्रीवियस जो सैंपल है, प्रीवियस सैंपल के साथ जो प्रेजेंट सैंपल है उसमें जो वेरिएशन होता है उसको नोट किया जाता है। या तो वो वेरिएशन पॉजिटिव होता है या तो वो वेरिएशन नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव वेरिएशन है तो उसके लिए 1 को ट्रांसमिट किया जाता है, और अगर नेगेटिव वेरिएशन है तो उसके लिए 0 को ट्रांसमिट किया जाता है। So instead of transferring or transmitting the whole code word, we used to transmit either 1 or 0 for any particular sample, जिसमें अगर previous sample से present sample मेरा ज्यादा वैल्यू का है, मीन उसमें अगर उसका वैल्यू में, उसका लेवल में अगर प्लस डेल्टा इंक्रीमेंट है तो उस पे 1 ट्रांसमिट किया जाता है, और अगर प्रीवियस सैंपल के साथ प्रेजेंट सैंपल का माइनस डेल्टा डिक्रीमेंट है तो 0 ट्रांसमिट किया जाता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बैंडविड्थ का क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है, इस क्राइसिस को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन। अब उसके बाद हम लोग क्या किए थे, उसके बाद हम लोग इसका, और इसमें हम लोग डेल्टा मॉड्यूलेशन का जो एक फॉर्म है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये एक स्टेयरकेस की तरह दिखने में होता है, जिसमें हर एक सैंपल को नहीं लेके उसका प्रीवियस सैंपल के साथ प्रेजेंट सैंपल का जो डिफरेंस है सिर्फ उसको लिया जाता है, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस वाज द ट्रांसमीटर, जिसमें एक एक्यूमुलेटर है। ट्रांसमीटर पार्ट में हम लोग कैसे उसको रिलेशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर देखते हैं। सो नाउ इन केस ऑफ रिसीवर, so now let's go to the receiver part. See, this is the receiver part. Receiver part में भी हम लोग क्या करते हैं, जो previous part में किए थे, means in the accumulator section, यहाँ पे भी obviously हमको same चीज ही चाहिए, तो फिर से इसको एक accumulator में डालते हैं, और accumulator में डालने के बाद उसको एक LPF के थ्रू हम लोग पास कराते हैं, और LPF के थ्रू पास कराने से मेरा क्या हो जाता है कि मेरा लो पास, ऑब्वियसली LPF क्या है, लो पास फिल्टर है। तो लो पास फिल्टर मेरा क्या करता है कि लो पास फिल्टर जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर सिग्नल के, उस हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को वो नलिफाई कर देते हैं, और उसका जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल होता है, सिर्फ वो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को ही वो पास करने देता है। ठीक है, तो देयर आर फ्यू एडवांटेजेस, ये वाला तुम लोग थोड़ा पढ़ना। देयर आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन। द फर्स्ट वन इज since the delta modulation transmit only one bit for one sample, therefore the signaling rate and the transmission channel bandwidth is quite small for the delta modulation compared to PCM. Obviously जो मेरा डेल्टा मॉड्यूलेशन है, अगर नॉर्मल पीसीएम के साथ हम लोग कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो मेरा बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट है वो कम है। ठीक है, एंड सेकेंडली द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी मच सिंपल फॉर द डेटा मॉड्यूलेशन। ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं, अगर इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों बारे में जब हम लोग डिस्कस किए तो हम लोग देखे कि इसका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है, दोनों का जो ब्लॉक डायग्राम है वो काफी सिंपल है, एंड इनफैक्ट दोनों जो ब्लॉक्स यहाँ पे जो कंपोनेंट्स वहाँ पे जरूरत पड़ता है वो बहुत ही मिनिमम कंपोनेंट्स है, और बहुत इजीली अवेलेबल है, और बहुत इजी टू इंस्टॉल या फिर इम्प्लीमेंट। ठीक है,
So this is all about delta modulation, and today our next topic will be adaptive delta modulation. ठीक है? So and the adaptive delta modulation का ये थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड पार्ट है, हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या होता है, अगर हम लोग डेल्टा मॉड्यूलेशन देखेंगे, इसका वेवफॉर्म को हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर इस डेल्टा मॉड्यूलेशन को हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि दिस इज डेल्टा मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो स्टेयरकेस टाइप का जो वेवफॉर्म है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर एक जो सैंपल होता है, हर एक सैंपल का जो अपर पोर्शन है, उस अपर पोर्शन में या फिर उसका जो टॉप मोस्ट वैल्यू है, उसमें अगर कोई भी चेंजेस है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। मीन्स अब हम लोग और एक चीज के बारे में सोचे, और वो ये है कि जब हम लोग एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि सैम्पलिंग करते हैं और दूसरा क्वांटाइजेशन। तो सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के बेसिस में, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के बेसिस में उसको क्या है कि अलग अलग टाइम इंटरवल में उसको हम लोग बांट देते हैं, और टाइम इंटरवल में बांटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जरूरत पड़ता है तो उसके हिसाब से हम लोग उसको ये करते हैं। और जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं, क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं कि हर एक जो मेरा क्या बोलेंगे, हर एक जो मेरा उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, या फिर हर एक ये का तुम्हारा हर एक जो सैंपल है, हर एक सैंपल का जो एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड को एक लेवल डिफाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड के वैल्यू को एक लेवल डिफाइन करते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि जो मेरा वो जो लेवल हम लोग डिफाइन करते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर सैंपल है कि जो कि कोई पर्टिकुलर लेवल में नहीं होता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी यूज टू डू के जो कभी अगर वो पर्टिकुलर इसमें नहीं होता है, तो उसका जो नियरेस्ट लेवल है, उस नियरेस्ट लेवल में हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट लेवल में हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं, या फिर नियरेस्ट लेवल उसको अलॉट कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि थोड़ा बहुत एरर आ जाता है सिग्नल में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। और जब हम लोग फिर से क्या करते हैं कि जब हम लोग डेल्टा मॉड्यूलेशन में कोई भी हर एक सैंपल का खाली टॉप मोस्ट पोर्शन का वैल्यूज को हम लोग अगर लेते हैं, और उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना चेंजेस आया है, और उसी के बेसिस में हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, या फिर जो भी टेक्निक्स है उसको अपनाते हैं, तो ऑब्वियसली क्वांटाइजेशन का जो एरर है, उसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है कि डेल्टा मॉड्यूलेटेड वेव में आ जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, और इसके लिए जो प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ओवरलोड का प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके कारण और एक चीज होता है, दैट इज ग्रैनुलर नॉइज का इंट्रोडक्शन हो जाता है इनटू द सिग्नल। तो ये जो प्रॉब्लम है ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन कि उसपे क्या होता है, स्लोप ओवरलोड का एक प्रॉब्लम जनरेट होता है, और ग्रैनुलर नॉइज का एक प्रॉब्लम जनरेट होता है। तो ये दोनों चीज को ओवरकम करने के लिए जो नया टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक या फिर एक और टाइप ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक का इन्वेंट किया गया, जिसको बोलते हैं एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू ओवरकम द क्वांटाइजेशन एरर ड्यू टू स्लोप ओवरलोड एंड ग्रैनुलर नॉइज, द स्टेप साइज डेल्टा इज मेड एडेप्टिव टू वेरिएशन इन द इनपुट सिग्नल। ठीक है, कि इनपुट सिग्नल का जो ओरिजिनल वेरिएशन है उसके हिसाब से डेल्टा का वैल्यू वेरी करेगा, एंड particularly in the steep segment of the signal xt,
जो मेरा स्टेप साइज EST नहीं, स्टेप सेगमेंट ऑफ द सिग्नल XT। ऑब्वियसली जो कुछ भी वेरिएशन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे जो चेंजिंग है वो, तो ये कौन सा सेगमेंट है, यहाँ पे अगर मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग देखेंगे तो ये स्टेप के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली दिस इज द स्टेप सेगमेंट। ओके, तो particularly in the step segment of the signal XT, the step size is increased, and also if the input is varying slowly, the step size is reduced। अगर input बहुत slowly vary करता है तो उसमें क्या होता है, step size जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर रैपिडली ग्रो करता है सिग्नल तो क्या होगा, स्टेप साइज अचानक से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बहुत स्लोली बढ़ेगा सिग्नल तो क्या हो जाएगा, स्टेप साइज का जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और छोटा छोटे स्टेप साइज होगा। देन वेरिंग स्लोली एंड स्टेप साइज इज रिड्यूस। उससे क्या होता है कि मेरा जो अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन का जो एरर है वो रिमूव हो जाता है। एंड दिस एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर कैन टेक कंटिन्यूअस चेंज इन स्टेप साइज और डिस्क्रीट चेंज इन द स्टेप साइज। और ये जो एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है जो इसको ये क्या करता है कि जो मेरा का चेंजेस है वो कंटिन्यूअस हो चाहे डिस्क्रीट हो, उस चेंज को काउंट कर सकता है या फिर उस चेंज को मतलब क्या बोलेंगे उसको, अकाउंटेबिलिटी उसका रख सकता है। ओके, so let's go to its transmitter part। अब देखते हैं इसका ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या क्या ब्लॉक्स है। ठीक है, so this is the transmitter section। so in the transmitter section we can see that यहाँ पे मेरा एक इनपुट सिग्नल है, ये डेल्टा मॉड्यूलेशन की तरह ही है, खाली एक दो ब्लॉक ज्यादा है जिसमें हम लोग देख सकते हैं दिस इज इनपुट सिग्नल जिसको हम लोग कंसीडर किए हैं या फिर जिसको हम लोग डिनोट किए हैं XNTS से। उसके बाद यहाँ पे एक एरर सिग्नल है और यहाँ पे क्या है, एक क्वांटाइजर है, 1 बिट क्वांटाइजर। अब यहाँ पे पहले क्या था, एक फीडबैक था जिसमें क्या है, ये डिले के थ्रू उसको चेंज सिग्नल को समर के, यहाँ पे पहले एक समर है, यहाँ पे 1 बिट का डिले इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको फिर से आउटपुट में दिया जाता है लेकिन जाके वो एरर सिग्नल के साथ उसको नलीफाई कर सके। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि और एक जगह पे फीडबैक दिया गया है, जो ब्लॉक क्या है मेरा, लॉजिक फॉर स्टेप सिग्नल साइज कंट्रोल, जिसपे क्या है कि यहाँ पे जो स्टेप साइज अगर ज्यादा बढ़ रहा है या फिर कम बढ़ रहा है, इस चीज का अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए है। The logic for step size control is added in the diagram। The step size increases or decreases according to a specified rule depending on 1 bit quantizer output। जो मेरा क्वांटाइजर हम लोग यूज किए हुए हैं उस क्वांटाइजर के आउटपुट से कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक में ही वो चेंज होता है। If 1 bit quantizer output is high, then the step size may be doubles for the next sample। तो इसका जो रूल है वो ये है कि अगर मेरा जो क्वांटाइजर है, क्वांटाइजर का जो क्वांटाइजर है उसका आउटपुट अगर हाई है, मीन्स अगर आउटपुट 1 आ रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट सैंपल में उसका जो सैंपल का साइज है वो डबल हो जाए। एंड इफ 1 part quantizer is low, then the step size may be reduced to 1 step। और अगर लो है तो वो फिर से पहले वाला पोजीशन में आ जाएगा, मतलब उस जो भी था वो ज्यादा हो जाएगा। So in the diagram below we can see the waveform of adaptive delta modulation। तो यहाँ पे हम लोग waveform देख सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, ठीक है, ये 1 है तो पहले इतना अगर था, उसके बाद फिर से 1 तो ये इससे डबल हो गया, उसके बाद फिर से 1 तो ये और भी थोड़ा ऊंचा हो गया, और फोर्थ जो है वो उससे भी कम, मतलब जो भी है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर 0 है या इस जगह में तो देखो फिर से साइज धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक वेवफॉर्म।
ठीक है, तो ये एडाप्टिव डेल्टा के लिए है। नेक्स्ट इज रिसीवर पार्ट। तो रिसीवर पार्ट भी एज सिंपल एज दैट होगा, जो जैसे ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रांसमीटर पार्ट में हम लोग जो जो चीज करते हैं, रिसीवर पार्ट में हम लोग को एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट चीजें करना होता है। अदरवाइज व्हाट, अदरवाइज हम लोग जो मेरा एम है, जो मेरा मेन टारगेट है कि ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना, वो चीज हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे भी मेरा क्या था, एक एक्यूमुलेटर था ट्रांसमीटर सेक्शन, और उसके साथ साथ एक लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल था। स्टेप साइज कंट्रोल किस हिसाब से, कौन से लॉजिक में स्टेप साइज कंट्रोल मेरा, मतलब स्टेप साइज में जो चेंजेस है वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर पार्ट में भी देखो, उसका ऑपोजिट, पहले जो रिसीव सिग्नल हम लोग मिला हम लोग को, या फिर जो मेरा डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल विथ नॉइज जो हमको मिला, उसको हम लोग क्या किए, पहले लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल में दे दिए, और लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल में देने के बाद उसको फिर से हम लोग एक्यूमुलेटर में दिए। एक्यूमुलेटर क्या क्या, फिर से उसमें जो भी डिले का था उसको नलिफाई किया, और फाइनली उसको एक लो पास फिल्टर से पास कराया गया, सो दैट उस सिग्नल में जो भी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइजेस है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है सिग्नल का, उस सारे को नलिफाई करके या फिर उस सारे को कैंसिल आउट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आउटपुट्स है उस आउटपुट को हम लोग, या फिर जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करके हम लोग आउटपुट में दे सकते हैं, मतलब रिसीवर के आउटपुट। तो देखो उसी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द रिसीवर ऑफ एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर देयर आर टू पोर्शन। दो पोर्शन हम लोग आंखों के सामने क्लियरली देख पा रहे हैं। The first portion, this is the portion 1, this side, and this is the portion 2. ठीक है। The first portion produces the step size from each incoming beat. Exactly the same process is followed as a transmitter. Transmitter में जैसे ही जो है उसका just opposite process यहाँ पे हो रहा है कि हर एक स्टेप साइज के लिए एक इनकमिंग बीट वो जनरेट कर रहा है, या फिर हर एक इनकमिंग बीट के लिए वो एक स्टेप साइज जनरेट कर रहा है। वहां पे क्या हो रहा था, ट्रांसमीटर साइड में हम लोग देख पा रहे थे कि जैसे जैसे स्टेप साइज में वेरिएशन हो रहा है उसके हिसाब से बिट जनरेट होता है। अगर पॉजिटिव वेरिएशन है तो 1, अगर नेगेटिव वेरिएशन है तो 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटली उल्टा है कि यहाँ पे जो, और उसके बाद उसको हम लोग भेज देते हैं, और ये जो कोडेड सिग्नल हम लोग को मिलता है, कोडेड सिग्नल से फिर से हम लोग क्या करते हैं, उस स्टेप साइज को रीजेनरेट करते हैं। So the previous input and present input decides the step size, obviously. And it is then applied to an accumulator which builds a staircase waveform. और एक चीज क्या होता है कि प्रीवियस इनपुट के साथ जो मेरा प्रेजेंट इनपुट है उसका वैल्यू हम लोग टैली कराते हैं, जो कि हम लोग पीसीएम में भी कराते हैं। The step size and it is then applied to the accumulator which builds the staircase waveform. और उसके बाद इसको इस पे डाला जाता है accumulator में, जो कि accumulator का काम ही होता है कि उसको रीजनरेट करना या फिर रिकंस्ट्रक्ट करना। The low pass filter then smoothens out their staircase waveform to reconstruct the original signal. उसके बाद जो मेरा स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस से एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को फिर से रीजनरेट करता है। So this is the original
or we may say this is the concept of adaptive delta modulation. Okay, now we have few advantages of adaptive delta modulation. जिसमें पहला जो पॉइंट है that is signal to noise ratio becomes better. Ordinary delta modulation because of the reduction in step overload, clock distortion and ideal noise. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा डेल्टा मॉड्यूलेशन था, डेल्टा मॉड्यूलेशन में शुरुआत में क्या था कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में मेरा क्या होता है कि मेरा जो भी ये है तुम्हारा जो वेव फॉर्म्स है उस वेव फॉर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो इसका बैंडविड्थ का जो क्राइसिस है उसको हम लोग पहले रिमूव करते हैं और उसमें एरर्स जो है एरर्स को रिड्यूस करते हैं। तो ऑब्वियसली एरर जितना कम होगा उसका सिग्नल टू रेशियो जो है सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो उतना ही इम्प्रूव होगा। तो इसी के कारण हम लोग देख सकते हैं इन द एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन जो सिग्नल का जो नॉइज है वो नॉइज को जो मेरा एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है या फिर जो मॉड्यूलेशन का टेक्निक है वो बहुत एफिशिएंट वे में हैंडल कर सकता है। ओके, so next point is because of the variable step size, the dynamic range of adaptive delta modulation is wider than the simple DM. Obviously, यहाँ पे स्टेप साइज अगर वेरिएबल है, स्टेप साइज अगर फिक्स नहीं है, तो एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का जो रेंज होगा या फिर उसका जो जितने में स्टेप साइज होना चाहिए वैसे मैं करूँगी तो रेंज ऑब्वियसली क्या होता है वेरिएबल या फिर इसके साइज जो है वो वाइड हो जाता है उसका जो रेंज। ठीक है सर। So next point is utilization of bandwidth is better than the delta modulation. जो मेरा डेल्टा मॉड्यूलेशन है उस डेल्टा मॉड्यूलेशन से बैंडविड्थ जो है और बैंडविड्थ का जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी ज्यादा है इन केस ऑफ एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। only one bit per sample is required and simply so only one bit per sample is required and simplicity of implementation of transmitter and receiver। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए खाली एक ही बिट का जरूरत पड़ता है। वो हो सकता है 0 बिट या फिर 1, कोई भी एक बिट हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो 1 होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो 0 होगा। एंड इट इज रिक्वायर्ड and simplicity is implementation of implementation of transmitter and receiver। और जो मेरा ट्रांसमीटर और रिसीवर है ऑब्वियसली हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन है जो उसमें क्या है बहुत सिंपल सर्किट्स है। तो ऑब्वियसली अगर सर्किट सिंपल होगा तो वो इजी टू इम्प्लीमेंट भी होगा। ओके, so this is all about my adaptive delta modulation। So anybody has any kind of query? किसी को कोई query है? Anyone? Okay। अच्छा, लैब कॉपी लिखना स्टार्ट हुआ है? लैब कॉपी लिखना स्टार्ट हुआ है? ऋषभ? नहीं मैम, अभी स्टार्ट तो नहीं किए। कब करोगे स्टार्ट? तुम लोग घर में भी रहना तो होने चला 1 महीना, अब कॉपी लिखना स्टार्ट करो।
सबको ही अपना अपना, क्योंकि कॉलेज आ जाओगे तो फिर से वही चीज, तो घर में हो, आराम से हो, तो घर में करो पढ़ाई लिखाई। ओके, यस ठीक है। मैम। ठीक है, तो अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है, अच्छा, और 1 बजे तक गूगल में अटेंडेंस सबको दे देना। ओके, गूगल पे चढ़ा हुआ है अटेंडेंस, लैब वाला अटेंडेंस नहीं चढ़ा हुआ है तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, आपने अगर हो सकेगा तो लैब लेके, अदरवाइज आज लैब नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे लेने का, अगर होगा तो हम लिंक शेयर कर देते हैं। और बाई चांस अगर होगा तो 3 बजे से होगा, क्योंकि 2 बजे से HOD सर का क्लास है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये जनरेट कर देंगे, तुम लोग अटेंडेंस दे देना उसका 4 बजे तक। ओके, ओके एवरीवन, देन थैंक यू फ्रॉम टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक के साथ फिर से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, so you already know. Thank you.